दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि केवीएस, एनवीएस प्री और मेंस की एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब इंटरव्यू होना बाकी रह गया है या ये कह सकते हैं कि इस मंजिल का आखिरी पड़ाव बाकी रह गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों से बात की जाए जो इस आखिरी पड़ाव को पार कर चुके हैं और आज एक सफल शिक्षक के रूप में केवीएस या एनवीएस जैसे संस्थानों में कार्यरत हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन की जर्नी कैसी रही, उनके क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएँ। अ, मैं केंद्रीय विद्यालय में 2011 से शिक्षक के तौर पे कार्यरत हो रहा हूँ। इससे पहले की जो जर्नी हमारी रही है, जी, जी। मूलतः बहराइच का रहने वाला हूँ। पढ़ाई-लिखाई सब गाँव से ही हुई। जी, और ग्रेजुएशन के बाद जो है लखनऊ एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आए जी, और शुरुआत से ही टीचिंग जो है दिमाग में था कि पढ़ाना है, जी। टीचर बनना है। तो उसी सिलसिले में लखनऊ में आकर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया और धीरे-धीरे जो है केंद्रीय विद्यालय की जब जानकारी हुई, तो फिर बाद में उसमें आ गया। तो सर आप ये बताइए कि आप किस समय केंद्रीय विद्यालय में किस पोस्ट पर कार्यरत हैं? अभी केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी नगर में एज ए 12th शिक्षक के रूप में ये जी। पोस्ट का नाम पीजीटी मैथ्स के रूप में कार्यरत हूँ। तो सर आपने केंद्रीय विद्यालय में एज़ ए टीजीटी ही स्टार्टिंग की थी आपकी जर्नी सर कैसे? सही शुरुआत में तो केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन किया एज ए प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक के तौर पे और उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू इसमें टीजीटी बने और फिर इसके बाद से जो है टीजीटी मैथ में काम कर रहे हैं। अच्छा। सर वैसे तो आपको जॉइन किए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन अभी जो हाल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आपने किन-किन रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो किया तैयारी करते समय? तैयारी के टाइम की अगर हम बात करें एसएससी टीचिंग के लिए या केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक बनने के लिए तो मैंने कोई स्पेसिफिक तैयारी ऐसी करी नहीं। जी, जी। और चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा टीचर बनने का सपना पहले से ही था अच्छा। और मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया, जी, तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते रहे। केवी के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई मैंने कोई रिसोर्स नहीं लिया, कोई मैंने जो है तैयारी नहीं की, कोई ऐसी कोचिंग नहीं की, कोई ऐसी चीज़ें मैंने नहीं फॉलो करी। जी, बस पढ़ाते थे और उसके बाद जब केवी की जानकारी हुई, केवी का फॉर्म निकला तो अप्लाई कर दिया, जी। तो सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो सर एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने पहले यहाँ जॉइनिंग से पहले पढ़ाया है कहीं, तो क्या आपको टीचिंग एक्सपीरियंस का और यहाँ केवी में आने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ। मैं तो केवी में आया ही इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा था पहले से। अच्छा। शायद अगर हम पढ़ा नहीं रहे होते तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं केवी आ भी पाता जी, जी। और मुझे कुछ भी किसी भी तरीके की अड़चन नहीं महसूस हुई चूँकि मैं केवी से पहले मैं 2-3 स्कूलों में पढ़ा चुका था, तो मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस अच्छा खासा था, तो मुझे कोई समस्या नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सर जैसे जिन लोगों ने कभी कभी पढ़ाया नहीं है और वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो क्या उनका सिलेक्शन होना थोड़ा-सा मुश्किल है? नहीं, नहीं, सिलेक्शन होना तो मुश्किल नहीं है। सिलेक्शन मुश्किल नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ाए नहीं है या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जी, जी। डिपेंड ये करता है कि वो इस केंद्रीय विद्यालय में आना क्यों चाहते हैं। अच्छा। अगर उनके दिमाग में खाली एक नौकरी की बात है, जी, जी, जी। तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वो टीचिंग एज़ ए करियर जो है लेके आ रहे हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो अब हम इस कार्यक्रम के सबसे मोस्ट अवेटेड पार्ट पे आते हैं, जिसका सबको इंतज़ार है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए और सर ने उसके लिए क्या-क्या किया और सर के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, तो अब उस बारे में सर से हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि सर आपका इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था? मेरा इंटरव्यू जो है नई दिल्ली में हुआ था और ये जेएनयू में केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। जी। मैं लखनऊ से गया था वहाँ इंटरव्यू देने के लिए।
तो सर आपको कुछ अगर याद हो जैसे कि हाँ, जब इंटरव्यू देने आप गए तो आपने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा? वहाँ पर जाकर आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ और मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा था और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कुछ ऐसा कुछ अगर याद आ रहा हो तो बताएँ सर? तो याद सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो मुझे कॉल लेटर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग दी गई थी। वहाँ पे मैं रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करते ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और फिर अ, जो बोर्ड मेरे को अलॉटेड था, वहाँ पे वेट करने को कहा गया। मैंने वेट किया, फिर इंटरव्यू का जो टाइम आया, तो मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ और अच्छा हुआ इंटरव्यू। सर, क्या ये आपका पहला इंटरव्यू था, जो आपने दिया कभी? गवर्नमेंट सेक्टर नौकरी के लिए अगर एक तरीके से कहें तो पहला ही था। जी। अगर एक सरकारी संस्थान में जाने की बात करें तो पहला था, हालाँकि उससे पहले मैंने 1 इंटरव्यू दिए हुए थे, बट वो इंटरव्यू ऐसे फॉर्मल तरीके के ऐसे ही थे, कोई मतलब कोई खास उनका वो रोल नहीं था। जी। ये जो था, ये इंटरव्यू मेरा पूरे प्रॉपर तरीके से हुआ था। तो सर जब आप इंटरव्यू देने गए, तो जैसे इंटरव्यू में जब जाते हैं लोग तो पहले इनको एक हाल में बिठाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी डरे हुए लोग रहते हैं, चेहरे पे एकदम नहीं, ऐसा हाँ। कोई माहौल नहीं था, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं था। हाँ, ये ज़रूर थोड़ा-सा एक फीलिंग रहती है कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या चीज़ें बात की जाएगी। जो पूछा जाएगा वो हम बता पाएँगे या नहीं बताएँगे, वो एक अंदर थोड़ा-सा मन में कहीं न कहीं चलता रहता है। जैसे लोग इंटरव्यू देके निकलते रहते हैं, तो उनके चेहरे देखकर और डर हो जाता है इंसान जो इंटरव्यू देने गया है। नहीं, ऐसा हाँ। कुछ मुझे तो कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ जी। और मेरे से बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। सर आपका इंटरव्यू किस लैंग्वेज में हुआ था? इंग्लिश में हुआ था, हिंदी में हुआ था, कैसा हुआ था? देखिए, लैंग्वेज बैरियर जो है वो केस में मैटर नहीं करता है। जी। आप अपनी बात हिंदी में या इंग्लिश में दोनों तरीके से आप या टोटली हिंदी में, टोटली इंग्लिश में भी अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपनी बात कितने अच्छे तरीके से कह पा रहे हैं। जी, सही कह रहे हैं। तो जो अगला है वो कितना इम्प्रेस हो पाता है आपकी बातों से। जी। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो बाइलिंगुअल था। मेरे से जो सवाल अंग्रेजी में पूछे गए, मैंने उनका जवाब अंग्रेजी में दिया। जो सवाल मेरे से हिंदी में पूछे गए, मैंने उनके जवाब हिंदी में देने की कोशिश करी। कहीं अगर मुझे कहीं कोई दिक्कत आई, तो फिर हिंदी का सहारा लिया, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है। क्या उन्होंने आपको फ़ोर्स किया इंग्लिश में इंटरव्यू देने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा ये नहीं कहा गया कि आप अंग्रेजी ही कीजिए या हिंदी नहीं कीजिए। इवन मेरे से तो थोड़ी बहुत उर्दू में भी कुछ चीज़ें जो है पूछी नहीं जा सकती। नहीं, काफ़ी लोग डरे हुए रहते हैं कि हाँ, कि ये इसका इंटरव्यू है और हमें इंग्लिश नहीं आती है, अब कैसे इंटरव्यू देंगे हम, ये सब फियर फैक्टर रहता है। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय का जो सिस्टम है वो बाइलैंग्वेज है, हिंदी और ये सब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अंग्रेजी ज़रूर जो है जी। बोलें। और इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है वो भी एक तरीके से क्वालिफाइंग होता है, जो हिंदी और अंग्रेजी की अलग-अलग आपको पास करनी होती है। जी, जी। तो ये मान के चला जाता है कि आपको थोड़ी-सी हिंदी भी आती होगी और साथ में अंग्रेजी भी आती है। तो अगर मेरा सुझाव अगर आप जानना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करें, जी। तो ज़्यादा बेहतर। और वैसे भी सर केंद्रीय विद्यालय पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। साउथ में मान लीजिए है, किसी की पोस्टिंग साउथ में हो गई तो हिंदी तो बोलेगा नहीं वहाँ पर, वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा। जी। तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको क्लासरूम में इस्तेमाल कर पाएँ। जी, बिल्कुल। सर आपके इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे? इंटरव्यू पैनल में मेरे 5 लोग थे। जी। तो सर क्या सभी लोग क्वेश्चन कर रहे थे? सबने क्वेश्चन किया, बारी-बारी से सबने किया। अच्छा, अच्छा। और सर आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला? मेरा इंटरव्यू लगभग मुझे लग रहा है आधे घंटे चला होगा अच्छा। और जनरली 20 से 25 मिनट तो इंटरव्यू चलता ही है। और लोगों से भी बात किया तो उनका भी लगभग ऐसे ही जा रहा था। मेरा इंटरव्यू लगभग आधे घंटे चला। अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो जो उन्होंने पूछे हों? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें। मेरा बैकग्राउंड पूछा उन्होंने कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उसके बारे में उन्होंने पूछा कि उसकी क्या ख़ासियत है, उन चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी। फिर इसके बाद मैं चूँकि लखनऊ में पढ़ा रहा था तो मेरा बहुत सारा जो है क्वेश्चन जो था वो टीचिंग से रिलेटेड था कि आप लखनऊ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आपको सीबीएसई की कितनी नॉलेज है, सीबीएसई पैटर्न के बारे में कितनी नॉलेज है, एनसीईआरटी की कितनी नॉलेज है। तो उन्होंने एनसीईआरटी का पूछा कि एनसीईआरटी क्या है, सीबीएसई क्या है, सीबीएसई और एनसीईआरटी में दोनों में अंतर क्या है। ये चीजें उन्होंने पूछी।
जिसके क्वेश्चन उन्होंने किए। साथ में चूंकि जब मैं मेरा सिलेक्शन हुआ उससे पहले एनसीएफ आ चुका था, तो उन्होंने कुछ सवाल एनसीएफ के भी मेरे से पूछे कि एनसीएफ ने जो है क्या चेंज किया, कितना चेंज किया। कुछ किताबों के बारे में पूछा, जो किताबें जिस लेवल में चल रही हैं उस क्लास में उनके उनके नाम के बारे में पूछा कि वो किताब जो है किस नाम से चलती है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने जो है मैथ की किताब पूछा कि वो किस नाम से चलती है, तो मैथ मैजिक के नाम से पहनी है। अभी जैसे नई किताब जो है चेंज होके आई है, तो गणित प्रकाश करके आ गई है 6 वगैरह में। ऐसे 9th में जो है किताब बदल के आ रही है। तो ये चीजें भी जो करंट में जो चीजें जो चेंज कर रहे हैं, जो सीबीएसई एनसीईआरटी चेंज कर रहा है, उसके कारण उसके ऊपर भी इनके क्वेश्चन क्या कुछ करंट के टॉपिक जैसे पॉलिटिकल टॉपिक हो गए या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो गए, या इनसे क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, पॉलिटिकल जो रिलेवेंस क्वेश्चन जो थे उसके कोई खास बात नहीं की गई उससे। हो सकता है कि चूंकि मैंने अपना बैकग्राउंड लगाया हुआ था कि मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस काफी लगा हुआ था, तो मेरा जो इंटरव्यू फोकस हुआ वो बेसिकली टीचिंग पे ही फोकस हुआ। पॉलिटिकल पे उन्होंने कुछ खास, हाँ थोड़ी बहुत जानकारी दी है कि क्या मुझे कोई नॉलेज है इस तरीके की। उसके उन्होंने जो करंट जो सीन था उसके एक आध सवाल ऐसे ही पूछा, उसका ज्यादा मुझे याद नहीं है। तो सर एक क्वेश्चन और था कि काफी लोगों के दिमाग में रहता है कि वहां पर क्या पहनकर जाया जाए, मतलब ड्रेसिंग सेंस का किस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि एज ए टीचर जा रहे हैं, टीचर बनना है, तो उस हिसाब से किस कलर का कैसे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कलर का तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट जो टीचर्स के लिए एक अपीयरेंस की जो बात की जाती है, तो वो अपीयरेंस मतलब फर्स्ट राउंड आप देखने से लगे कि हाँ आप टीचर हैं, तो उसमें तो आपको मतलब ऊपर से लेकर के और नीचे तक के आपका मतलब बालों की स्टाइल हो गया, या आपका जो है कपड़े का पहनने का ढंग हो गया, इवन आपके शूज भी किस तरीके के पहने हैं, तो मतलब ये सपोज किया जाता है कि आप हर चीज फॉर्मल चीजें पहनेंगे। अगर मैं जैसे ध्यान डालना चाहें तो जैसा कि मैं अभी अपने स्कूल की भी कई जो कॉन्टेक्चुअल पैनल वगैरह बनते हैं उसमें भी कई बार बैठा हूँ, तो वहां पे भी ये चीजें आती हैं, तो फॉर्मल शूज पहने जाएं। अगर आप शर्ट पहने हुए हैं और स्लीप में है तो स्लीप बंद होनी चाहिए, आप फोल्ड करके स्लीप में मत जाएं। आप जब बैठे वहां सामने आपका पोस्चर जो है वो जितने लोग हैं मतलब ऐसा हो कि इनके सामने आप बिल्कुल अटेंटिव रहें, और जब ये इंटर करें तो इंटर करते वक्त जो है सबको विश करना है, सबकी तरफ जो है थोड़ा ध्यान देना है, और पूछ के ही जब वो आपको बैठने के हैं तभी आप बैठते हैं, आप पहले से नहीं जा करके जो है कुर्सी पे बैठ जाए। आपको कहा जाता है तो आप बैठिए, धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, और आपको अटेंटिव तरीके से बैठे। कलर की अगर बात करें तो कलर कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर नहीं है कि आप पर्टिकुलर कलर जो है का कपड़ा पहन के जाए, लेकिन कपड़े का जो आपका ड्रेस का जो चुनाव हो वो मतलब एक अपीयरेंस आपकी एक टीचर वाली लगनी चाहिए। क्या सर कोट पैंट पहनकर जाना उचित रहता है? ये जरूरी नहीं है, कोट पैंट पहन जाके जाना जो है ज्यादा जरूरी है। आप जीन्स टी शर्ट में जा रहे हैं, लेकिन चीजें उसमें जो है नहीं आती है, आप सिंपल जो आपका डेली का रेगुलर का जो है उस तरीके से पहन सकते हैं। सर ये तो मेल टीचर्स की बात हो गई कि मेल टीचर्स कैसा अपना अपीयरेंस रख सकते हैं, और फीमेल टीचर्स की अगर बात की जाए तो फीमेल टीचर्स के लिए क्या सही रहेगा? फीमेल टीचर्स के लिए भी कुछ ऐसा नहीं, जो मतलब शादीशुदा जो लड़कियां हैं वो सलवार सूट में भी जा सकती हैं और साड़ी में भी जा सकती हैं, दोनों तरीके से जो है एक्सेप्टेबल है। बट वहाँ पे जैसा कि माना जाता है कि आप टॉप में, जीन्स में और तरीके की चीजों में नहीं जा सकते हैं। हाँ, 2 कपड़े आपके नॉर्मल जो ड्रेस हमारा जो होता है वो अलाउ है, आप सलवार कुर्ते में भी जो है पूरे तरीके से डिसेंट वेज में जा सकते हैं, और आप साड़ी में भी जा सकते हैं। सर अब एक क्वेश्चन और था कि हाँ आपका क्या डेमो हुआ था? बिल्कुल डेमो होता है। डेमो तो हाँ, डेमो के लिए अगर बात करें, डेमो टीचिंग की बात करें तो डेमो टीचिंग में आपसे कोई कहेगा नहीं कि आप जो है डेमो टीचिंग करें। तो बातचीत में अगर आपको लग रहा है कि ये चीज जो है आप बोर्ड पे या इस तरीके से करके बताएंगे, हो सकता है कि किसी बोर्ड ने ऐसा कहा हो कि आप ये चीज करके दिखाइए, बट जरूरी नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसे अगर मेरी बात करी जाए तो मेरे से फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया कि आप बच्चों को अगर मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, आप मैथ बैकग्राउंड के हैं, फ्रैक्शन अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आप कैसे बताएंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे?
तो मैंने उनको पहले कुछ एग्जाम्पल का सहारा लिया और फिर मैंने कहा नहीं सर, क्या मैं बोर्ड पे जाकर के इस चीज को एक्सप्लेन करूँ? तो उन्होंने कहा हाँ श्योर, आप जो है बोर्ड पे भी करके बता सकते हैं। तो चूंकि मुझे किसी ने ये बताया था कि आपको डेमो के लिए बाहर ले जाए, तो मैंने सोचा कि डिस्ट्रैक्शन की बात आ रही है तो क्यों ना इसको जो है यहाँ पे डेमो कर लिया। तो मैंने फिर जो है बोर्ड पे उस चीजों को लेके बताया। सर अभी जो इंटरव्यू का पैटर्न जो है उसमें डेमो टीचिंग कंपलसरी है, उसका मतलब एक पार्ट है, उसका भी नंबर मिलता है। जैसे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो डेमो टीचिंग के लिए मुझसे कहा गया था कि डेमो टीचिंग करिए, आप कौन सा टॉपिक को पढ़ाना चाहेंगे। नहीं, मैं जैसे पहले ही बता दिया कि डेमो टीचिंग जो है कुछ बोर्ड कह सकते हैं, कुछ हो सकता है आपको ना भी कहे, जी जी बट यू आर सपोज टू डेमो टीचिंग। यस तो जहाँ की जरूरत है वहां पे आपको डेमो टीचिंग देनी चाहिए। और अगर आप डेमो टीचिंग नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपका निगेटिव मार्क चला जाएगा। जी। सर क्या आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग वगैरह कुछ लिया? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, मैंने किसी से कुछ ऐसा नहीं किया था। बस एक जो हमारे सीनियर थे, मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात करी थी। ना तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मैंने कोई तैयारी के लिए अलग से नहीं करी थी। इंटरव्यू के लिए भी मैंने कोई प्रिपरेशन अलग से नहीं करी थी। मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट था, मुझे अपने सब्जेक्ट पे पूरा कमांड था। और मेरे सवाल भी कुछ ऐसे थे, कुछ सवाल मैं नहीं बता पाया, तो उसका भी मुझे कोई वो नहीं रहा। सर अगर आपको कुछ जैसे लोगों को अगर सजेशन देने हो, सलाह देनी हो कि डेमो टीचिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बोर्ड पर लिखते समय या कैसे आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है खड़े होकर के, तो उसके लिए क्या बताएंगे आप? नहीं, प्रेजेंटेशन अगर डेमो देना है तो डेमो देने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो ये कि आप जो चॉक से लिखेंगे तो चॉक की आवाज नहीं आनी चाहिए, जैसा कि ये टीचिंग वगैरह में भी इसमें सजेस्ट की जाती है कि आप लिखते वक्त जो है जी आपको ध्यान रखें कि आपका बोर्ड पे लिखते वक्त जो है वो साउंड नहीं आना चाहिए। दूसरा ये है कि आप ऐसा लिखें कि वो इजीली विजिबल हो किस तरीके से। ना तो आप फॉन्ट बहुत बड़ा लिखें, ना बहुत छोटा लिखें। बहुत छोटा लिखें कोई आपसे बोलेगा नहीं, जी लेकिन वो चीज जो है मैटर करती है। तो आपको ऐसा लिखना है कि जो इजीली जो है रीडेबल हो। जी तो दूसरा पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर जो जरूरत है तो आप उसको रफ कर दीजिए, और लिखने के बाद अगर आपने पूरा डेमो खत्म कर लिया है तो आपको रफ कर देना चाहिए। जी और रफ करके आप डस्टर को जो है कभी भी जो है सीधा मत रखें, पलट के रखें। जी तो ये 2-3 बातें जो है। और डेमो टीचिंग में एक चीज का अहम रोल है कि जो भी चीज आप लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वहाँ पे जो भी लिख रहे हैं उसको डिक्टेट करना, एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि खाली आप लिख के चले जा रहे हैं। हम्म तो आपको लिखना और साथ में समझाना है उस चीज को जी कि आप क्या जो है लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो ये चीजें जो है जरूरी है। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पैनल में, आप उसी की तरफ आई कांटेक्ट करके जवाब देंगे या फिर सबको देख करके जवाब देंगे? नहीं, पहला तो जो सवाल पूछ रहा है आपको उसको फोकस करने करना है, बट वहां पे जो भी पैनल में बैठे हुए हैं 2-3 लोग, 4 लोग, तो आप उनको सबको जो है थोड़ा ध्यान में रखना है। जी जी जो पूछ रहा है उसे तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, उसको तो फोकस में रखना ही रखना है। जी बट इसके साथ ही और लोगों को भी ये ना लगे कि हाँ आप उनको जो है इग्नोर कर रहे हैं। तो आप उनको भी जो है उनकी तरफ ही आई कांटेक्ट बना के रखें। जी। और जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि उनको आंसर नहीं पता है, तो उसको उस समय उस सिचुएशन को कैसे डील की जाए? देखिए, अगर कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा सारे सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे, ये बिल्कुल तय है। जरूरी ये ऐसा कि आपके सवाल जवाब आपको पता हो। जिन सवालों का जवाब आपको नहीं पता है, ईमानदारी से आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे नहीं आता है। कभी भी आप मैनिपुलेटिव जवाब न दीजिए। कभी भी आप शायद ऐसा हो सकता है गेस करके कोई जो है ऐसा जवाब मत दीजिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। इस तरीके के सवालों का जो है आप जवाब आप मत दीजिए। नहीं आता है आप ऑनेस्टली बोल दीजिए कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। हाँ, उसका एक बैड इम्पैक्ट भी आता है पैनल पर। हाँ, उन्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो उस तरीके की आप मत ऐसे जो है उनको जवाब दीजिए। सर बहुत से लोगों का मानना है कि केवी अदर स्कूलों से डिफरेंट है, क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, बिल्कुल बहुत डिफरेंट। जी निश्चित तौर पे बाकी स्कूलों से अलग तो नहीं। किस प्रकार से वैसे? कई मामलों में एक तो केवी स्कूलों में दिखता है जी आपको हर बैकग्राउंड के
लोग जो है मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। जी तो उनमें एक अंतर है, एक हर के भी आपने एक मिनी इंडिया है, जी आप कहीं भी जाएंगे, पूरे बेस साइड ब्रांड स्कूल है। जी दूसरा कि जो भी एजुकेशन में नए कोई इनोवेशन हो रहे हैं, जी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालयों पहले में तो केवी में ही अपना ये केवी में हो रहा है। जी सही तो बाकी बहुत सारे स्कूलों से बहुत सारे मामलों में अलग है। जी और सर केवी में जॉब करने के प्लस और माइनस पॉइंट क्या है आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तो हर संगठन के जो है अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। जी बिल्कुल अगर मेरा अगर ओपिनियन आप जानना चाहें तो कि केंद्रीय विद्यालय में जैसे क्यों आना चाहिए, केवी की नौकरी क्यों करनी चाहिए, जी तो केवी की नौकरी उन लोगों को करनी चाहिए जिनको वाकई में इंडिया एक्सप्लोर करना है, जी जिनको इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके के बच्चों को डील करना है। जी उन लोगों को केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करनी चाहिए। नौकरी करने के अगर पर्पज से खाली केवी आते हैं तो आपको केवी में फिर अच्छा नहीं लगेगा जी सिर्फ आप नौकरी, क्योंकि हर 5 साल में ट्रांसफर है जी और ट्रांसफर पॉलिसी पहले से भी जो है आपको पता होनी चाहिए। जी हर 5 साल में आपको एक नए चैलेंज मिलेंगे, नई जगह मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, नए बच्चे मिलेंगे। तो अगर वो चीजें आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप परमानेंट सेटलमेंट आप केवी में नहीं आ सकते, नहीं कर सकते। घर से दूर तो आपको जाना ही पड़ेगा। घर से आप हमेशा दूर रहना है। जी केवी में ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि आप अपने आसपास की जगहों पे नौकरी सोचे कि ये पूरे टाइम निकल जाएगी, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। जी सर जैसे कि जिस दिन इंटरव्यू हो तो उस दिन स्टूडेंट को अपना शेड्यूल कैसे एडजस्ट करना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपका पहले जैसे इंटरव्यू केवी में होता था उसे दिल्ली में होता जी अ, या महानगर में होता था। जी अभी केंद्रीय विद्यालय जो है वो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग जगहों के लिए जो है वो अलग अलग शेड्यूल तय करता है जी कि कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू होगा। जी तो केवी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि आप जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हो उसी साइड जो है वो उस तरीके का करता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में भी लखनऊ में जो है ये इंटरव्यू कंडक्टर आ रहे हैं, हाँ देहरादून में भी होने लगा। देहरादून में होने लगा है, आपका भोपाल में हो रहा है, एमपी की इधर बात करें तो सत्य में हो रहा है, मुंबई हो रहा है, मतलब अलग अलग जगहों पे ये जो है। पहले क्या था कि कुछ ही चुनिंदा जगहों पे इंटरव्यू होता था, तो उस टाइम जा करके पहले सेंटर के बारे में जानकारी लेना, पता कर लेना ज्यादा सही रहता था। जी आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा कि आपको बहुत पहले से जा करके देखना या सुनना, क्योंकि जो भी ऐसे शहर हैं आप पहले से थोड़े बहुत अवेयर वो बता रही है लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन देख सकते हैं, उनकी कंडीशन समझ सकते हैं। आज की डेट में ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल सी हैं, जी लेकिन अच्छा रहेगा कि आप पहले से अवेयर हो जी जगह के बारे में, क्योंकि जो शेड्यूल दिया जाता है अगर आप टाइमली पहुंच नहीं पाते हैं, लेट होते हैं, क्योंकि पैनिक क्रिएट होगा, जी। आप नर्वस हो जाएंगे, फिर उसका इम्पैक्ट आपका जो है खराब जा सकता है इंटरव्यू। तो बेटर ये होगा कि आप आपका इंटरव्यू जितने बजे का दिया हुआ है शेड्यूल, आप कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचे सेंटर पे, वहां की चीजों के वहां के एटमॉस्फेयर से एडजस्ट हो जाए, जी वहां से कंफर्टेबल हो जाए, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और आप बार बार दिमाग में मत ये सोचे कि क्या पूछा जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या बता पाएंगे, क्या नहीं। हाँ ऐसी नर्वसनेस, ऐसी एक फीलिंग अंदर आती है। कोई नहीं, जो कुछ है पूछा जाएगा मैं कंफर्टेबली बताऊंगा, जवाब दूंगा। तो नर्वस नहीं फील करना है, पैनिक नहीं होना है, और इसीलिए आपको शेड्यूल पहले से अपना डिसाइड करके और तय समय से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना है सेंटर। और कॉन्फिडेंस रखना है खुद पर। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा मैटर करता है इंटरव्यू में। एक तरीके से नॉलेज का जजमेंट नहीं होता है, आपकी कॉन्फिडेंस का जजमेंट होता है, आप कम्युनिकेशन स्किल का जजमेंट होता है, पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है। पर्सनालिटी पर भी अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है जी कि आप फिजिक वाइज आप इस तरीके से आप केवी में देखेंगे कि आपको बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप बहुत देखने में अच्छे हो, आपकी फिजिक बहुत अच्छी हो तो आपका केवी की सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, कंटेंट आप किस तरीके से डिलीवरी करते हैं, क्या कैसे डिलीवर कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, तो ये कई सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब जो लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में आने के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए या पीजीटी टीचर के लिए या फिर पीजीटी टीचर के लिए, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप इस बारे में स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए मेरा सुझाव, जो लोग केवी की तैयारी कर रहे हैं
वो एक दो बातें हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर की ये तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी टीचर में आपको 1 से लेकर के 5 तक के जो है पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, और केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर का कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक, ड्राइंग, ये सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। लैंग्वेज आपका इम्पोर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, तो आपको पहले से इन चीजों के बारे में। साथ में जो प्राइमरी में चीजें जो चेंज की हैं, जो गवर्नमेंट ने, जो सीबीएसई ने जो अलग अलग चीजें और ला रहा है, जो चेंजेस ला रहा है, उन चेंजेस से भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका FLN हो, आप FLN का कई बार पूछ लिया जाता है कि किस डेट से ये इम्प्लीमेंट होता है, या जैसे आपकी EVS की किताब है, तो EVS की बुक पहले क्या नाम था और अभी का क्या नाम है। तो प्राइमरी लेवल पे इन चीजों के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि इसके आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम TGT की बात करें तो TGT में अभी बहुत सारा चेंज किया है। 6 से लेकर के 9 तक की किताब जो है चेंज कर रहे हैं हर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स की हो, साइंस की हो, इंग्लिश की हो, हर सब्जेक्ट को चेंज किया है। तो आप जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के बारे में भी अवेयर होना जरूरी है कि CBSE ने, NCERT ने क्या चेंजेस जो है अप्लाई किया है। अभी लैंग्वेज टीचर है तो अगर आप लैंग्वेज में आ रहे हैं तो अभी 3R फार्मूला जो है लैंग्वेज के लिए CBSE ने इम्प्लीमेंट किया है। तो 3R फार्मूला क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है एज ए लैंग्वेज टीचर। अगर मैथमेटिक्स में आ रहा है, मैथमेटिक्स में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, साथ साथ में इवेल्युएशन पैटर्न का क्या क्राइटेरिया है, क्या CBSE फॉलो कर रहा है, उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं और साथ में आप DGT में अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम PGT की बात करें तो PGT में भी आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ में आपको छोटी क्लास में देनी है, PGT में थोड़ा ज्यादा चले। PGT में 11th की क्लास तो पानी होती है, तो जूनियर क्लास भी कोई ना कोई क्लास लेनी पड़ती है केंद्रीय विद्यालय की, तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और साथ में कुछ चीजें जो है आपको जनरल बातों का, जो स्कूल के माहौल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन या बच्चों के जो चेंजेस हैं, जो बिहेवियर एंड द बिहेवियरल चेंज है, जो आज के चैलेंजेस हैं जो बच्चों में आ रहे हैं, तो किस तरीके के चैलेंज हैं उनके बारे में भी वो बात करते हैं। जैसे अभी इंटरव्यू में बात करें हम तो केवी में ये सबसे बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन आता है, जनरली सभी जो है इंटरव्यू में लगभग पूछा जाता है कि डिसिप्लिन को कैसे आप टैकल करेंगे कि जब कार्बोरेट परिस्थिति पूरी तरीके से आई, हमसे मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे। तो इसके आपका कोई स्पेसिफिक कोई आपका सुझाव होना चाहिए, आपके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में आप अवेयर भी होने चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है पॉक्सो का, ये एक स्कूल में बहुत बड़ा जो है अभी आज के टाइम में बड़ा हॉट टॉपिक है, तो इसकी भी आपको अवेयरनेस होना जरूरी है कि इसके बारे में आप कितना अवेयर हैं, ये आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें और हमारे चैनल के दर्शकों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करना था। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है केंद्रीय विद्यालय के बारे में, अगर कुछ आपको जानना है तो आप हमारे वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे उस हर आपके क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर देने की। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम फिर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। और हमें देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।